अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर मरकज़ निगाहें। जब पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इलाकाई अमन के हवाले से नई पेशरफ्त हो रही है, ऐसे में रूस, भारत, चीन, अमरीका और दीगर ममालिक अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मलहूज़ खातिर रखते हुए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान एक नुमायां हैसियत के साथ उभर कर सामने आ रहा है, जो कि अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर खा वो चीन हो या अमरीका एक बैलेंस पोजीशन में दिखाई दे रहा है। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकातें अमरीकी सदर से हुई हैं, उन पर काफ़ी पेशरफ्त हो रही है कि इसमें पाकिस्तान को हासिल क्या है। इसी पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अजीम चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी मसूद अहमद खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि अमरीकी सदर के साथ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पे दर पे मुलाकातें हो रही हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इन मुलाकातों पर है। और अगर हम इससे पहले देखें तो जब साबिक वज़ीर आज़म 2019 में वहाँ गए थे तो हमने देखा था कि अमेरिका ने एग्जिट ले लिया था अफ़गानिस्तान से। और भी अगर पीछे जाकर देखें तो जब मुशर्रफ का दौर था तब हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में मामलात ख़राब हो गए थे। तो अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या ये भी किसी बड़ी खबर का पेश खैमा है, कुछ होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और देखें इसमें पैराडाइम शिफ्ट हम देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो हालात की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, और अभी अमेरिका पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पे देख रहा है। इसी ज़माने में जब वार ऑन टेरर का स्टार्ट हुआ या सोवियत इन्वेजन था तो पाकिस्तान वाज ए स्ट्रेटेजिक नॉन नेटो एलाई था। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने देखा पाकिस्तान का जो एक रिलेशन का रेपो था वो ड्रॉप होता चला गया। वो पाकिस्तान यूएस रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, और जो डिपेंड करता है ऑन ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे है, जो अभी तक हमने अखज़ किया इससे। और ख़ास तौर पे देखें ना कि आप जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं उससे चीज़ें कन्वे हो जाती हैं। और आप देखें कि और जिस तरह कहते हैं ना कि एक पिक्चर्स इज मोर देन 1000 वर्ड्स की बात होती है कि उससे आप चीज़ कन्वे करते हैं। सिमिलरली देखें कि आपका दुश्मन इसके बारे में क्या सोचता है। आप रिएक्शन इंडिया से देखें जो वहाँ से आ रहा है, वहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देखें, वहाँ पे बड़ी बड़ी खबरें हैं, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, मोदी को कोस रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। सो पाकिस्तान की एक रेलेवेंस, क्रेडिबिलिटी, और मैंने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट इसलिए आया, मार्के हक बुनियाद महसूस ने पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया। सो वो एक बड़ा फैक्टर है। सिंस पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, नोबडी कैन इग्नोर पाकिस्तान। एक तो दैट इज वन फैक्टर। और पाकिस्तान अब जिस तरह मैंने कहा जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ गया है, प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट वेस्ट एशिया। साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया, और वेस्ट एशिया में भी नेट सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइडर हैं, जिस तरीके से हमारा एग्रीमेंट हुआ विद सऊदी अरब। तो एक हम उम्मा का एक लीडर के तौर पे देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को उस हिसाब से सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। वार ऑन टेरर की बात है फ्यूचर में, तो वो उसमें ऑलरेडी दे हैव सपोर्टेड अस। और आप देखें जिस तरह फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA मजीद ब्रिगेड को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, फ्यूचर में कोऑपरेशन होगी, और बहुत सारी चीजें उस पर उन्होंने डिस्कशन उसके साथ हुई है। सो बाकी अदरवाइज देखें अफगानिस्तान का अंदर जो है, दिस इज अ ग्रेट गेम गोइंग ऑन। चाइना इन हो चुका है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अफगानिस्तान, एम्बेसडर एक्सचेंज हो गए हैं। रशिया ने इनको जो टेररिस्ट हिट लिस्ट से निकाल दिया है। तो अमेरिकन कंसिडर करे थे हम पीछे रह गए हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने भी अपनी एंट्री डाली है। बागराम की बात हो रही है। अच्छा। सो मैनी थिंग लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान हैज एमर्ज एन इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट कंट्री एज ए प्लेयर इन द इंटरनेशनल अरीना। ठीक है, बज़ाहिर आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान में हालात इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं तो फिर अमेरिका ने भी समझा कि चलो हम भी बगराम एयरवेज का तकाजा कर देते हैं, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्तों में बेहतर हो। मैं चाहती हूँ कि अजीम चौधरी साहब आप इस बात पर रोशनी डालें कि एवरीथिंग कॉस्ट मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ इतना हाथ मिला रहा है, इतना बगलगीर हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएं? बहुत शुक्रिया आपका। हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात में सरदमोरी भी रही, नाराज़गी भी रही,
पार्टनरशिप भी रही, बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे। सफारतकारी का असूल है कि वो मुल्कों के मफादात के मुताबिक होती है और मुल्कों की लीडरशिप अपने विजन के मुताबिक उसको लेकर आगे चलती है। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त हमें अमेरिका की बहुत ज़रूरत थी और हमने इस बात की कोशिश की, बावजूद इसके कि भारत रूस की तरफ चला गया था और हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी मासवाए इसके कि हम अमेरिका के हलीफ बन जाते। 50s के अर्ली में मिडिल ईस्ट डिफेंस पैक्ट के नाम पर एक वायदा ज़ेर गौर आया था जिसके 4 उम्मीदवार थे, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान, कि हम इसको लीड करेंगे। वो मैच्योर ना हो सका, हम सीटों सेंटरों में चले गए और सीटों सेंटरों में जाने के बाद हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। लेकिन अमेरिका जो हमें असला दे रहा था उस पर वो ये कह रहा था कि ये आप उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जो कम्युनिस्ट हैं। तो इंडिया उस वक्त कम्युनिस्ट मुल्क नहीं था, हम उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। लेकिन अफ़गान वॉर जब शुरू हुई, जब रूस वहाँ आ गया, तो अमेरिका की मजबूरी थी कि वो सर्द जंग को जंग में बदल कर रूस का खात्मा करे, जैसे USSR का हुआ, और हमने उसका साथ दिया। लेकिन उसकी हमने बहुत भारी कीमत अदा की, अब तक कर रहे हैं। सही। हमारे और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें यहाँ तक कहा कि हम आपको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। हर दफ़ा हमें कहा जाता था डू मोर करो। अब हमें ये नहीं कहा जा रहा कि डू मोर करो। पाकिस्तान की इस वक्त की लीडरशिप के बारे में ये बात कह देना कोई ऐसा नहीं है कि जो हकीकत से बरअक्स हो या इसमें इबाम या इसमें कोई मुबालगा आराई हो, कि वो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है इस वक्त वो एक ही सिमत में सोच रही है कि हमें पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए क्या करना है जी। उसके लिए मिलजुल कर काम किया जा रहा है। मैं एक पेज का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि रियासत के तमाम इदारे और तमाम जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और पूरी की पूरी रियासत इस बात पे मसरूफ़ है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल किया जाए। अगर हम इसमें ये बात ना करें तो ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान का दिफा का निज़ाम हमारी अफवाज के हवाले है और उन्होंने भरपूर तरीके से इसका मुजाहरा कर दिया। 71 और 65 के हवाले से जो भी दुनिया बात कहे, लेकिन जो मई में हुआ उसको दुनिया आगे लेकर चल रही है और पिछली बात पीछे रह गई। सही। हमने जो किया उसके नतीजे में पूरी दुनिया को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट नहीं है, जिस तरह इजराइल एक रोग स्टेट है, या पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं करता जैसे इंडिया करता है। लेकिन पाकिस्तान उस तरह का विक्टिम जरूर है। जी, उस वक्त तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हम आज तक उसको भुगत रहे हैं और हमारे 90,000 के करीब लोग जामे शहादत नोश बना चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये मौजूद है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ चुका हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट्स हैं और वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है अजीम चौधरी साहब, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और उसका अमली मुजाहरा हमने मई में देखा, लेकिन एक एंड अभी ऐसा है जहां पर पाकिस्तान फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान से भी लड़ रहा है। उस एलिमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अफवाज का यही कहना है कि जब तक ये चीज़ें एलिमिनेट नहीं हो जाती वो अपना ये अमल क़याम अमन के लिए जारी और सारी रखेंगे। लेकिन ऐसे में मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है और वो चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है और इस इजलास से यह अखज़ किया जा रहा है कि अमेरिका का जो बगराम एयरबेस का मुतालबा था वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नहीं दिए जाएंगे किसी भी गैर मुल्क को फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान में। तो आप मुझे बताएं कि अब यहाँ तो अमेरिका की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये कहना कभी कबल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका की ये डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ शराइत तालिबान के लोगों ने अमेरिका को दी हैं। अमेरिका के अंदर उस शराइत के अंदर कुछ मुख्तलिफ शराइत पर सामने आ रही हैं। तो अभी ये निगोसिएशन का प्रोसेस है और इस निगोसिएशन में देखना है कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अमरीकी शर्त को तस्लीम करती है या नहीं करती है। सलमान आबिद साहब, लेकिन आपको भी अमरीकी सदर की वो धमकी तो याद है ना?
कि ले लेंगे? देखिए धमकी देना एक और चीज़ है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना एक और चीज़ है। और याद रखिए जब चीज़ें अचीव होती हैं तो उसके पीछे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं, और आज भी अफगान हुकूमत के दरमियान और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं। जैसे चाइना की और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, इसी तरह से भारत और अमेरिका के दरमियान भी डिप्लोमेसी है। हालांकि हालिया दिनों में हमने देखा कि भारत और अमेरिका के दरमियान काफ़ी सर्दबैरी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें डिस्कशन के अंदर हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ तब्दील हुई है, यानी जो शहबाज शरीफ साहब की या आर्मी चीफ की ट्रंप से मुलाकात हुई है, ये दो किस्म के पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जो हमने पाक इंडिया कशीदगी से पहले का देखा था, जहाँ पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की राय मुख्तलिफ थी, जहाँ पाकिस्तान के बारे में आलमी डेफिसिट मुख्तलिफ था, जहाँ रीजन के अंदर भारत की बालादस्ती थी। लेकिन इस वाक़े के बाद, यानी इस जंग के बाद का जो पाकिस्तान है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। उसने आलमी दुनिया में भी अपनी हैसियत बनाई, इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी अहमियत मनवाई, अरब दुनिया में भी अपनी अहमियत मनवाई, और पाकिस्तान के अंदर भी अपनी अहमियत मनवाई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मामलात ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, तिजारत की तरफ जा रहे हैं, और तिजारत एक बुनियादी की उभर कर सामने आ रहा है। यानी पाकिस्तान जहाँ भी निगोशिएट कर रहा है, जहाँ भी डायलॉग कर रहा है, जहाँ भी बातचीत कर रहा है, उसके पीछे ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आ रही हैं। अब ये गेंद हमारे हाथ में है कि हम अपने कार्ड इस तरह से खेलें कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए, और ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बुरहान है वो भी हल हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के बुरहान के हल में मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब तक अमेरिका या चीन कोई कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डेफिसिट दूर नहीं हो सकेगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पीछे भारत भी है, और भारत की सपोर्ट के साथ जो है ना अफगानिस्तान के अंदर से हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ेगी, और अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हुई है, चाइना को भी रियलाइजेशन हुई है, और मिडल ईस्ट समेत सऊदी अरब को भी रियलाइजेशन हुई है कि हम पाकिस्तान को रूल आउट करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की बात इस वक्त हर जगह हो रही है, और पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया है। ये हमारी सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, ये उसका कमाल है कि आज हम एक और मुख्तलिफ जाविये के ऊपर खड़े हैं जहाँ लोग पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आपने वो जो जियो इकोनॉमिक्स वाली बात की वो बड़ी दुरुस्त की है। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब आप भी देखें कि जहाँ पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं वहाँ मौजूदा हुकूमत हमेशा से कोशिश करती हुई हमें दिखाई दिया, और मैंने ज़ाती तौर पर जब इस पर प्रोग्राम्स किए तो शहबाज शरीफ साहब एफिशिएंटली महंगाई को या इन्फ्लेशन रेट को सिंगल डिजिट पर लाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज भी हम IMF के शिकंजे में हैं। तो ये जो तवातुर से मुलाकात हो रही है अमरीकी सदर के साथ, तो आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई असर IMF के साथ डील में नरमी में पाकिस्तान के लिए नजर आएगा? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े मोइन साहबा। सबसे पहली बात तो ये गौर करें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल चुका है और इस पोजीशन पर आ गया है जहां अल्लाह की रहमत है। और दूसरी बात, अमेरिका ने एक्नॉलेजमेंट दे दी है और सबके सामने दे दी है कि वो आ रहे हैं, शेर आ रहा है, सिपा सलार पाकिस्तान आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ आ रहा है। भाई VVIP से भी थोड़ा सा अबव लेवल पे चला गया। जब ये पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल गया, अमेरिका की एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो देखें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका के मातहत तो नहीं कह सकते आप, लेकिन उसके अंडर जरूर आता है वर्ल्ड बैंक और IMF। वो उस पर असर रसूख रखता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक को जब अमेरिका कहता है वो आप पर सख्त से सख्त शराइत आयद करता है। अब जब आप अमेरिका के साथ बराबरी पर आ गए हैं तो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ठंडी हवा जो मिलेगी, कौम को आसानियां होंगी। और भाई हम उनसे को कर्ज माफ नहीं कराना चाहते, जेड़े पैसे हमने देने हम वापस करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है अमेरिका के साथ सरमायाकारी करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी लंबी डिटेल है, हम उनके साथ तजारत करना चाहते हैं, और ना ही हम उनके साथ दुनिया में किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा पानी रोका, हमने आपको मारा, हमारा फिर पानी रोकेंगे, हम आपको फिर मारेंगे। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान एक सॉफ्ट कंट्री है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो अमन के साथ रहना चाहती है, हम किसी के साथ नहीं लड़ना चाहते। और इसी किस्म की कुछ बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू में भी सुनाई दी हैं, उस पर हम तफसील से करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म की तकरीर को मुस्लिम उम्मा में बहुत पजीराई मिल रही है। वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तो पाकिस्तान ने मई के महीने में ही कर दिखाया, लेकिन अब शहबाज शरीफ का कहना है कि फतेह मुबीन के बाद क़याम अमन पर फोकस करना चाहते हैं और इसके लिए भारत के साथ नतीजा खेज गुफ्तगू करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, आपसे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। भारत कुछ इस किस्म की हरकतें करता दिखाई दे रहा है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से यूनाइटेड नेशन यानी कि जहां पर तमाम नेशंस मौजूद थे वहां पर इस जंग की पूरी कार्रवाई बयान की गई, तो वहां भारतीय सफारतकार ने बड़े झले हुए दिल के साथ कहा कि ठीक है, अगर आप जले हुए रनवे और हैंगर के साथ अपनी फतह का जश्न मनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप मान लें। तो आप ये देखें ना, वही बात हो गई, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। देखें जी कि इंडिया के साथ वो कुछ हो रहा है आजकल। मैं खुद उनका अपना मीडिया कह रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं, उनके अपोजिशन वाले कह रहे हैं, पुराने लोग सारे ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने हमें एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे वो कहता है 56 इंच की छाती है और मैं जहाँ जाता हूँ तो जफियाँ डालता था और कि ये बातचीत है। लेकिन ये है कि आज इंडिया आइसोलेट हो गया है, इट इज साइड लाइन। देखें, और आज अभी देखें ना, लेटेस्ट ट्रम्प ने उनके फार्मास्यूटिकल कंपनीज 100% टैरिफ लगा दिया। ये पहले से उन्होंने वार्न किया था मैं लगाऊंगा। सो मजीद मुश्किलात उस पर बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से वो अभी वो कोशिश में, उनका कॉमर्स मिनिस्टर भी जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, स्टिल दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और है भी हैं, अमेरिका है। लेकिन ये है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे वहाँ पे बता दिया भाई हमने क्या किया था, हमने उनको शिकस्त दी है, हम विक्टोरियस थे और हमने उनके 7 जहाज गिरा दिए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर सब चीज़ें बता दी। और देखें कि हमने तो यहाँ तक सबूत दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई ने रिसेंटली एक लेक्चर में उन्होंने कहा कि 7 जहाज और एक हेरो ड्रोन भी था और उन्होंने उनके टेल नंबर भी दिए 4 जो राफेल तैयारे थे। तो हम जब बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी 7 जहाज कहना शुरू कर दिया है। सो आप देख लें, आप जो मर्जी कर लें, और अंदर से भी इंडिया के सबको पता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अगर वो समझते हैं कि ऐसे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई तो सबूत ले आए ना। और तो मेरा ख्याल में अभी उनके पास कुछ नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मानना है दे विल टेक अनदर 10 to 15 ईयर्स अपनी सफाइयाँ देते जाएंगे और अपनी देखें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए छोटे सुदर्शन चक्र हम उसमें बनाने जा रहे हैं। जो कंसेप्ट है आयरन डोम का है या गोल्डन डोम प्रपोज जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, अभी ड्रोन्स की एक एक्सरसाइज होने लगी है। सो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो क्या बात हो रही है। सो देखें, उनके पास तो 5th जनरेशन वारफेयर जहाज नहीं, हमारे पायलट्स तो ऑलरेडी ट्रेन हुए J-35 में, जब किसी वक्त भी वो इंडक्ट हो सकते हैं। सो पाकिस्तान लोग कहते हैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया को चाहिए अपना आप को बिल्ड करे, फिर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो। लेकिन फिर डिपेंड करता है, इट इज नॉट दी क्वांटिटी ऑफ द वेपन्स, इट इज द क्वालिटी एंड द मैन इनसाइड जो जहाज में है या मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। और हमारे साथ अजीम चौधरी साहब भी हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब की स्पीच के अंदर जहां कई उमूर पर बात की गई, वहां फ़लस्तीन को लेकर भी वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। कहा कि उसका कैपिटल यरूशलेम होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर उसे इसराइल की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहिए, जो कि अभी हम फ़लस्तीन की सूरत हाल देख रहे हैं। सर, मामला ये है कि यहाँ पर 3 किस्म के मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। एक तो पाकिस्तान का, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है, एक इसराइल का नैरेटिव और वो ये कहते हैं कि वी विल कंटिन्यू अंटिल वी फिनिश आवर जॉब, और तीसरा अमेरिका का जो ये कहता है कि वो इसराइल को काबिज होने नहीं देगा। मुझे बताएं, प्रिवेल क्या करेगा? शाह अब्दुल्ला ने एक ज़माने में ये बात कही थी कि अगर फ़लस्तीन की रियासत को खुद मुख्तार रियासत बना दिया जाए तो हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये हमने भी उस वक्त कहा था। आज अगर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है यही सूरत हाल है। जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, उसको पूरी तकरीर में तमाम चीज़ों का अहाता किया गया और वो ममालिक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से फ़लस्तीन के हवाले से या गल्फ़ के हवाले से मिले, उनमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मौजूद थे। और उससे पहले जो सूरत हाल मौजूद थी उसको भी ज़रा देख लिया जाए कि कतर में दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान मौजूद था, और जो भी हिकमत अमली तैयार होगी या हुई है हम उसका हिस्सा हैं। ये जो सऊदी अरब के साथ हमारे मामला तय हुए हैं,
ये एक दिन का मामला नहीं है, ये तो एक तवील अरसे से चला जा रहा है। अगर आप इस पर बात करना चाहेंगी तो मैं अगले सेगमेंट में आपके साथ इस पर बात कर लूंगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ये कहा था कि इसराइल को तो हम तस्लीम नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर तावक्त है कि फ़लस्तीन की रियासत कायम ना हो जाए, और कोई सूरत ही नहीं है। ना हम पर दबाव आ सकता है, ना हम पर दबाव आना चाहिए, ना हम उसको तस्लीम कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी कौम इसके लिए तैयार है। इस पर तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कह दिया था कि ये नहीं हो सकता। दूसरा मामला ये कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हों कि फ़लस्तीन की रियासत कायम हो गई है और हम उसके मुहाफिज होंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया है, इस तरह तमाम रियासतें फ़लस्तीन की रियासत के साथ एक मुआहदा कर लें और यरूशलेम उसका कैपिटल हो, तो हमें क्या एतराज़ होगा। इसराइल दुनिया में मौजूद है, उसकी बहुत सारी मसनूआत इधर उधर मिलती हैं, तो वो एक अलग चैप्टर होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी देखें जहां हम शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का जिक्र कर रहे हैं, वहां जिस तरह के मैंने पहले भी बताया था, बड़े खुले अल्फाज में वाज़े तौर पर सबूतों से बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने 7 तैयारे जो हैं वो हवा में ही ख़त्म कर दिए थे, और ये हम बारहा अमरीकी सदर से भी सुन चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हमने जो मुज़ाहिरा जंग का करना था, जो जवाब देना था, जो मुंह तोड़ना था, तोड़ चुके, अब हम प्रैक्टिकली पीस चाहते हैं। देखिए मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, 5 की तादाद आई, तैयारों की 6 आई, 7 की आई। अल्लाह जानता है, मुझे तो लगता है कि ये तादाद 7 से भी ज़्यादा है। शहबाज शरीफ भी आ गए और अमरीकी सदर भी कह रहे हैं कि 7 या मोर, इस तो भी वादू। लेकिन फिर भी वो हया कर रहे हैं कि भारत बहुत ही बेचारा कहीं खुदकुशी ना कर ले, चलो यार रहने दो, 5-7 के दरमियान ही रहने दे। अगर बात ये है ना, अगर आप ये 5-7 की बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर 5 तैयारे राफेल के भारत के गिर जाए तो आप गौर करें कि 67.5 को मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 350 अरब रुपया, 330 अरब रुपया राफेल के तैयारों का मिट्टी हो चुका है भारत का। और एडी वड्डी अमाउंट है कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कैलकुलेशन करूं तो फिर इससे मैं JF थंडर जो गिरा रहा है, जो राफेल से बेस्ट तैयारा साबित हो चुका है, और यार 22 से ज्यादा तैयारे मैं इतने पैसों में बाय कर सकता हूं। और भारत का मोदी प्रॉफिट खा रहा है, किकबैक्स ले रहा है, और जनरल बख्शी और पालकी शर्मा सिर्फ टीवी पर आकर उसके कसीदे जो बयान कर रहे हैं ना, ये चोर है, ये भारत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये सारे जो वेपन लिए हैं इनके नाकाम हुए हैं, उसकी वजह ये है कि इन तमाम वेपन जो है, एक तो एक्सपेंसिव ज्यादा है, कारामद टके दे नहीं, चलाने आंदे नहीं, लिहाजा तबाह बर्बादी हो रही है मुसलसल। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से आपने भारत के चेहरे से नकाब हटाया है ना, पूरी भारतीय कौम भी इस बात से वाकिफ़ है कि भारत किस तरह या मोदी किस तरह उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि लद्दाख में मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बाद भारत के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं और उनकी जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं कि आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने दावत दी है इस मौजूदा कशीदगी में, पाक भारत तनाजुर में, कि हम भारत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं और चाहते हैं कि मामलात बातचीत के ज़रिए, अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये पाक भारत ताल्लुकात और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार होंगे। एक बात, उसकी वजह यह है कि जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपनी बालादस्ती बनाई थी वो टूटी है। अब भारत को ये फिक्र है कि हम अपनी दोबारा रीजनल बालादस्ती को कायम करें और पाकिस्तान पर अपनी बर्तरी लें, तो इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर जो भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है वो उसको जारी रखेगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कल अफगानिस्तान के बारे में भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि वहाँ की अफगान हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती बंद कर दे। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अजीम चौधरी साहब ने बात उठाई है, और वो ये है कि देखिए, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की निकल रही हैं और जितनी पजीराई पाकिस्तान को मिल रही है सऊदी अरब की तरफ से, चीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से, अब हमें अपने इंटरनल ग्रे एरिया जो है
उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है। वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो मईशत के रिफॉर्म्स के इश्यूज़ हैं, FBR के अंदर रिफॉर्म्स हैं, वो आपके यहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। यानी हमें भी तो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ एक काम करने पड़ेंगे। और देखिए, हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने बड़े वाज़े तौर पे लिखा था कि अब हमारा रिलेशनशिप दुनिया के साथ, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे वो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो, उसका ताल्लुक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ होगा। तो हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमारा ये जितना पैराडाइम बना है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, इससे हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिकली गेन कर सकते हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करेंगे। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो हमारी रीजनल और इंटरनेशनल दुनिया में ज्यादा पजीराई होगी। सलमान आबिद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, मार्का हक के बाद मार्का मईशत दरकार है पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले जो आप भारत की रीजनल बालादस्ती की बात कर रहे थे, बहुत बुरी तरह पिटा है भारत उसमें, और अब इस तरह आइसोलेट हो चुका है कि वहां पर अपने ही अंदर मुजाहिरों से किस तरह निपटना है वो उसको समझ नहीं आ रहा। और एक बड़ी ही अहम शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया है और नाम है सोनम वांगचुक। बता ये रहे हैं कि ये लीड कर रहे थे उन मुजाहिरों को, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। भारत में रहनुमा को हिरासत में लिया गया है, सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इनकी जानिब से मुजाहिरों को लीड किया जा रहा था और ये मुजाहिरे किए जा रहे थे भारतीय मकबूजा लद्दाख को रियासती हैसियत देने के लिए, जो कि वहाँ की नौजवान नस्ल जिसे कि जेनजी कहा जाता है, वो सड़कों पर निकल आए थे और एहतजाज कर रहे थे। उनके कुछ मुतालबात थे, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वहाँ की ताज़ा सूरत हाल क्या है और ये सब क्यों किया जा रहा है, लद्दाख की हैसियत क्या है, इस पर मैं तफसीली बात करना चाहूँगी मसूद अहमद खान से। सर, आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि यहाँ पर ये सूरत हाल देखने में आ रही है। यहाँ बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लद्दाख देखें, हिस्टोरिकली देखा जाए तो लद्दाख को गिलगित के लोगों ने रूल किया है, अस्तौर के लोगों ने रूल किया है, बल्तिस्तान के जो एंशिएंट फैमिली थी उन्होंने यहाँ पे रूल किया। सो ये उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एरिया आता था। ब्रिटिशर ये तिब्बतन्स यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, फिर चाइनीज़ ने यहाँ सिखों ने किया, फिर चाइनीज़ आए और इसके बाद ब्रिटिशर्स आए। सो ले बिकेम ए फ्रंटियर पोस्ट उस वजह से। सो देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बड़ा कनेक्शन है लद्दाख में, इसलिए क्योंकि कारगिल यहाँ पे है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के वही लोग यहाँ पे रहते हैं जो गिलगित और बल्तिस्तान में रहते हैं। दैट इज़ वन कनेक्शन जो भी है। और देखें लद्दाख में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, 46% मुस्लिम से फॉलोड बाय बुद्धिस्ट और 12% जाके फिर हिंदूस इसमें बनते हैं। लद्दाख की इंपॉर्टेंस आप इसलिए समझे कि पाकिस्तान के लिए इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। और दूसरा ये है कि इंडस भी यहाँ से गुजर के पाकिस्तान में आता है, श्योक रिवर भी इधर से गुजर के सिकरदू में दाखिल होता है, और पाकिस्तान के फिर सियाचिन यहाँ पे है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और इस चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? चाइना के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जो तिब्बत से रोड आती है जिसको कहते हैं G219, जो मेन हाईवे है तिब्बत को लिंक करती है विद मेनलैंड चाइना, वो इसी से गुजरती है अक्साई चंद से, तो उसको वो लद्दाख में है। और चाइनीज ने यहाँ पे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया अक्साई चंद में वहाँ पे वो बैठे हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा गलवान में जो कुछ हुआ वो भी यहीं पे यही है, ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है। और यहाँ पे देखें कि जो पब्लिक की डिमांड क्या थी कि जब 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे उन्होंने ये ख़त्म कर दिया 370 और 35A को, तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस पहले इनसे किया था कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, आपको ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 2021 में 2023 में यहाँ उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए थे कि यहाँ पे दे आस्क फॉर मोर राइट्स, जिसमें ये एक जो बुद्धिस्ट पार्टीज थे वो शामिल थे और डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ कारगिल वो मिलकर वो कर रहे थे। अभी भी इनकी डिमांड यही है। और जो सोनम वांगचुक की आप बात कर रही हैं ये इम्पोर्टेंट है, ही इज द लीडर, लेकिन ये पहले इसने अप्रिशिएट भी किया था, ही वाज प्रो बीजेपी था, लेकिन अभी वो उसने कहा कि ये मेरे प्रो बीजेपी होने का कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के हुकूक मिल नहीं रही हैं, यहाँ पे स्टेटहुड की बात नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई वो ये कहते हैं कि अब हमें फुल ऑटोनॉमी भी दें। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर कंसिडर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, वो राइट्स हमें मिलने चाहिए। तो ये इनकी डिमांड है।
ठीक है, लेकिन सलमान आबिद साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार कर लिया है, ये भारत की जानिब से अजीबो गरीब सी हरकत की गई है, यानी कि वो किसी भी हद तक चला जाएगा इस एहतजाज की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, भारत की परेशानी ये है कि उसको अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान के साथ उसको बाकायदा दिफाई सतह पे, नफसियाती सतह पे, इबलाग की सतह पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी सूरत में जब भारत अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइसोलेट फील कर रहा है, तो साथ साथ उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की अब वो पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है जो आज से चंद माह पहले उनकी पोजीशन थी या पिछले 1 साल पहले उनकी पोजीशन थी। अब उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उनकी अपोजिशन उनके खिलाफ चली गई है, उनका मीडिया उनके खिलाफ चला गया है। उनका ख्याल ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने एडवेंचर किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका उल्टा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे पड़ने की बजाय भारत पे पड़ गया है। तो अब भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वो उसको ताकत की जबान में रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी कोई एहतजाज हो रहा है, मोदी उसको अपनी जात के साथ जोड़कर जो है ना वो परेशानी पैदा कर रहे हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप ये देखें कि ना सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर लोगों की आवाज़ बंद करना, बल्कि चीन के साथ भी रिलेशन कुछ स्ट्रेन चल रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश के साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान से भी मुंह की खाई है। तो भारत, जैसा कि हम शुरू से ही बात करें कि रीजनली आइसोलेट हो चुका है, ऐसे में अब उसके अंदर से ये जो लद्दाख वाला इंसिडेंट सामने आया, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया, और अब आप खालिस्तान की तहरीक देखें, वो भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि आखिरी दिन चल रहे हैं। मुनीसा जी, देखिए, भारत के जो हालिया एहतजाज है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये तब्दीली की एक चिंगारी है जो शोला बन रही है। वो क्या कहते हैं ना कि राख के डेर ने शोलों को दबा रखा है, ये गॉड का निज़ाम है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये जनरल बख्शी और इस तरह की बकवास किया करते थे ना साफी। अब बारी आ गई है तुम्हारी टुकड़े टुकड़े होने की। यही तारीख का सबक है और यही मुस्तकबिल का इशारा है कि किसी का बुरा ना सोचो। और जो बात आप कर रही हैं लद्दाख वाली, उस पर अगर आप गौर करें, इनमें जैसे आपने खालिस्तान का फरमाया है, 7 सिस्टर्स है, वो उभर रही हैं। आप ये देखिए, चारों तरफ से गिर गया है। अब ये जो इलाका जिसकी आप बात कर रही हैं, एक साइड पर अगर चाइना भारत को प्रेशर दे रहा है, दूसरी साइड पर पाकिस्तान अगर प्रेशर देता है, और यार ये तो प्रेशर कुकर की तरह मोदी फट जाएगा, ये तो बाहर निकल आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या, इतना प्रेशर तो ये सह नहीं सकता। लेकिन अब सीधा हो गया काम, अल्लाह की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की है, बददियानती नहीं की, और इस मेहनत का सबक अल्लाह पाक हमें दे रहा है कि अब इस वक्त जो भारत है उसको नो मोर मोदी, नो मोर मोदी, ये आवाजें बुलंद होना शुरू होगी। ये लद्दाख से भी है और पूरे भारत से है। ये खुशखबरी इंशाल्लाह ताला इसी साल मुनीज़े आपको मिलने वाली है। हाँ जी, अजीम साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपको भारत में क्या हुकूमत बदलती हुई या जाती हुई दिखाई देती है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन एक बात की मैं वजाहत करूं कि सिर्फ लद्दाख में नहीं हो रहा कि एहतजाज हो रहा है। अगर आप पंजाब में सिखों की बात सुने तो वो बरबला ये बात कह रहे हैं कि हमसे 1947 में गलती हुई थी, हमें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए था, हम तो चक्कर में आ गए और अब हमें शूद्रों की तरह रखा जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इसको रिव्यू करें। जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है, इस तरह हरियाणा को बचाने के लिए उन्होंने सिखों के तमाम इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी मीशत को तबाह कर दिया। और सिखों का कहना यह है कि हमें तबाह करने का मतलब यह है कि हमारी मईशत पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, हमारे घर तबाह हो जाएंगे, हमारे जानवर बह के चले जाएंगे। ये पानी हरियाणा में जा सकता था जो नहीं जाने दिया गया, और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए और हमें तबाह करने के लिए दरियाओं का रुख इस तरफ मोड़ दिया। इसी तरह भी मेरे साथी बात कर रहे थे 7 स्टेट्स की। नरेंद्र मोदी मणिपुर गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ हालात मजीद खराब हो गए। वहाँ पर अलहदगी की तहरीकें पहले चल रही हैं, इनमें शिद्दत आएगी और बिहार के इलेक्शन के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आएगी। भारत की बालादस्ती बांग्लादेश से खत्म हो गई है, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल वहाँ नामो निशान इनका मिट जाएगा। और वहाँ वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, यहाँ अपने बंगाली होने पर और मुसलमान होने पर फख्र करते थे, उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात बहुत रोशन है। अगले बरस वहाँ इंतखाबात हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अमन हो खित्ते में, और भारत के साथ मुज़ाकरात करके हम नतीजा खेज मुज़ाकरात करके बाहमी मामलात को हल कर लें। लेकिन अगर भारत ना माना और भारत ने कोई एडवेंचर किया, तो पूरी दुनिया ये देख चुकी हुई है कि भारत के एडवेंचर के हवाले से हमने जो जवाब दिया,
अभी जस्टिस उनकी जनरल क्यानी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा वो जो नवंबर फरवरी में हुआ था उसको छोड़ दे, बालाकोट वाला मामला। ये जो पहलगाम में हुआ है इसके तो उन्होंने डिटेल्स दे दी ना, और जो बाकी डिटेल्स अगर चाहिए होंगी तो वो भी मिल जाएंगी भारत को। और भारत का अपना मीडिया ये कह रहा है कि भारत को अब कश्मीर से निकलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं निकलेगा तो भारत टूट फूट का शिकार होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अजीम चौधरी साहब। और हमारे साथ सलमान आबिद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और शहजाद भट्ट साहब भी मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। बात यही है कि भारत के अपने अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं, खा वो लद्दाख हो या फिर खालिस्तान तहरीक की आवाज़ जो कि सुनाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अभी भी वाज़े है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और अमन का ख़्वाह है। तो ये भारत के लिए बेहतर होगा कि वो जितनी जल्दी इस सबक को सीख ले उतना बेहतर है, क्योंकि ख़ित्ते में भी वो आइसोलेट हो चुका है और पूरी दुनिया की नज़रों में भी वो अपनी हैसियत खोता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।